आप सभी को आज का कार्यक्रम आरंभ करने से पहले मैं हाथ जोड़कर सादर नमस्कार करता हूं और प्रतिदिन की तरह हम किसी जटिल समस्या का समाधान आर्थिक न्याय की अवधारणा के द्वारा कैसे संभव होगा, इस विषय पर अपनी बात रखते हैं। तो आज जो स्थिति हम समाज की देख रहे हैं, उसके आधार पर एक चर्चा जरूर होनी चाहिए। हम लगातार समाज को समझाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे और मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों का योगदान उसमें चर्चा के माध्यम से मिलते रहेगा और हम समाज की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान समाज के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे और पूरा विश्व उस दिशा में आगे बढ़ सकेगा। तो आज हम देखते हैं कि कोरोना एक जटिल महामारी के रूप में सामने आ गया है और इसकी जटिलता इसलिए भी ज़्यादा हो गई है क्योंकि यह निरंतर रूप बदलने वाली महामारी है। इसके कितने वेरिएंट आएंगे, कितने प्रकार आएंगे, वो कितने मारक और कितने शांत होंगे, हम नहीं जानते। यहाँ तक कि हम ये भी नहीं जानते कि इस समस्या से कैसे और कब समाज को छुटकारा मिल सकेगा। लेकिन इस समस्या का सबसे कठिन जो पहलू है वह समाज की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। समाज की अर्थव्यवस्था उसके कारण बहुत कमज़ोर हुई है, इसको आप सब अच्छी तरह जानते हैं। लॉकडाउन की स्थिति आज देश में लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और इन 2 सालों में आधा समय तो समाज की सारी गतिविधियां तक रुक गई। आरंभ में सरकार ने जिस प्रकार से लॉकडाउन के ऊपर बड़ी तेजी के साथ नई स्थितियों के समय बिना सोचे कदम उठाए या उसके पास सोचने का पर्याप्त अवसर नहीं था, उसके कारण तो अनेक लोग घरों में बंद रहे। अब जो लोग संपन्न हैं उनके सामने तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके सामने तो है ही नहीं, क्योंकि सरकार ने काम बंद कर दिया, सरकारी काम बंद हो गए। लेकिन कर्मचारियों को, अधिकारियों को सारा वेतन घर बैठे मिलता रहा, तो उनके लिए तो ये एक प्रकार से वरदान हो गया। मुझे यही बात समझ में नहीं आती कि समाज के अंदर ऐसी व्यवस्था क्यों होनी चाहिए जो समाज के एक वर्ग विशेष के लिए तो बहुत आरामदेह हो और समाज का वह वर्ग जो कमजोर होता है, जो पहले ही दुर्भाग्य का शिकार होता है, उसके सामने जीवन और भी कठिन हो जाए, यह कोई अच्छी बात नहीं है। और जब हम इसे पूर्ण मानवीय दृष्टि से देखते हैं तो हमको इस समस्या का जल्दी से जल्दी सहज रूप से स्थायी हल निकालना ही पड़ेगा। और इस दिशा में पूरी दुनिया में जो लोग अगवा बने हुए हैं, मेरी समझ में वो समाज के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आज भी यह सवाल उठता है कि कोरोना की यह समस्या कृत्रिम है कि मनुष्य की ही किसी कुटिल बुद्धि का परिणाम है। आरंभ में चीन और अमेरिका के बीच जो भयानक तकरार की, विवाद की स्थिति बनी थी, बाद में वो कायम नहीं रही, वो एक अलग बात है। लेकिन उन स्थितियों में किसी भी प्रकार के
विनाशकारी स्थितियों का निर्माण होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। इसलिए उस दृष्टि से भी मैं कहूँगा कि वह ऐसा होना यह अनुचित था। और आज तक विश्व स्वास्थ्य संगठन भी यह नहीं बता पाया कि इसकी वास्तव में कोई 100% दवा है भी कि नहीं। मुझे दुख इस बात को भी हो रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन इतना एलोपैथिक की ओर झुका हुआ क्यों है। वास्तव में कोई भी चिकित्सा प्रणाली हो, उन सभी के विशेषज्ञों को पूरी छूट मिलनी चाहिए। समाज को तो इस भयानक महामारी से छुटकारे से मतलब है। होम्योपैथी में छुटकारा मिल जाए तो उनको क्या आपत्ति, आयुर्वेद में उसको छुटकारा मिल जाए, रास्ता निकल जाए तो उसमें क्या आपत्ति। और प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालियां भी समाज में अपना प्रभाव, अपना विश्वास रखती हैं। और हमारे दैनिक जीवन क्रम में भी ऐसे रास्ते छिपे हुए हैं जो इस जटिल समस्या का बहुत सरल समाधान समाज के सामने रख दें। लेकिन उन सब रास्तों को बंद करके हमने जिस प्रकार से एलोपैथ डॉक्टरों को पूरी लूट की छूट दी है, यह एक प्रकार से उसी पूंजीवादी षड्यंत्र को इंगित करता है कि कहीं कोरोना की समस्या भी समाज को भ्रमित करने के लिए ही पैदा तो नहीं की गई है। क्योंकि दूसरी चिकित्सा प्रणालियां बेकार हैं और शून्य हैं, यह तो कोई मूर्ख ही मानेगा। बल्कि एलोपैथ की विशेषता उसकी लूटने की क्षमता है। और आज पूरी दुनिया में एलोपैथ उसी के कारण प्रबल दिखाई पड़ता है। जबकि कितनी चमत्कारिक घटनाएं हम दूसरी शिक्षा प्रणालियों, चिकित्सा प्रणालियों के माध्यम से, अनेक घटनाओं के माध्यम से रोज सुनते रहते हैं। तो बंधुओं, ऐसी स्थिति में यह सवाल उठता है कि क्या हमारे पास कोरोना महामारी की समस्या से मुक्त होने का कोई रास्ता है। आज जो परिस्थिति पैदा हो गई है, चिकित्सा प्रणालियों की अपनी भूमिका है, लेकिन समाज में अर्थव्यवस्था की, जो न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है, वह तो हर हालत में है। एक ऐसी व्यवस्था समाज में बननी चाहिए जो समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी बाधा के भरपेट भोजन, पूरी स्वतंत्रता, समानता और न्याय के अनुसार उसके जीवन की रक्षा करती हो। अगर हमारी सामाजिक व्यवस्था उस कसौटी पर खरी नहीं उतरती तो मानकर चलिए कि हम एक अच्छे समाज का निर्माण, एक सुखदायी समाज का निर्माण नहीं कर सकते। हम भारतीय शिक्षा, चिकित्सा प्रणाली, हम भारतीय परंपरा और सनातन धर्म की बात तो करते रहेंगे, लेकिन उसकी कसौटी तो यही है कि पूरा समाज एक विशाल परिवार की तरह एक दूसरे पर विश्वास करते हुए बिना किसी संदेह के हर व्यक्ति सुख शांति के साथ जीवन जी सके। जैसे परिवार में एक ही परिवार में भिन्न भिन्न योग्यताओं के, क्षमताओं के, रुचियों के लोग होते हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मीयता का सूत्र इतना मजबूत होता है कि किसी कम बुद्धि वाले को भी अपने से ज्यादा बुद्धि वाले भाई पर, बहन पर या दूसरे माँ बाप पर कोई अविश्वास नहीं होता। और थोड़े बहुत कहा सुनी और मन मुटाव, राजगी नाराजगी के बाद सबके संबंध सुरक्षित रहते हैं। और यही सुखी समाज की एक संकल्पना है। और इसके निर्माण में न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था का होना नितांत आवश्यक है। चिकित्सा प्रणालियों की अपनी भूमिका है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं।
और आप भी उस बात को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और मैं बार बार उसी के ऊपर बात यह कह रहा हूँ, इसलिए मैं ये कहूँ कि समाज की स्थिति चाहे जो हो, कितनी भी भयानक नई से नई महामारी का उसे सामना क्यों न करना पड़े, उसे न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था को सर्वोपरि रखना ही चाहिए। ये सारी समस्याएं तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन हमने न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण कर लिया तो मैं निश्चित रूप से बता सकता हूं, कह सकता हूं कि दुनिया में कोई किसी का शत्रु नहीं होगा, सभी आत्मीय होंगे, सबके साथ मैत्रीपूर्ण सद्भावनापूर्ण संबंध बनेंगे। और विश्वास के संबंध हर व्यक्ति की आवश्यकता है, उसकी वही वास्तविक सुरक्षा है। दूसरे संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा और अनेक मतभेदों के आधार पर हम एक समाज में बंधे हुए एक वसुधैव कुटुंबकम जैसे कल्पना को साकार नहीं कर सकते। तो इसका तरीका क्या है? मैं फिर वही बात कहता हूँ, इस दृष्टि से अगर आप विचार करेंगे तो आपको मानना ही पड़ेगा और मानना चाहिए। तर्कपूर्ण बात को अस्वीकार करने से समाज का कल्याण कभी नहीं हो सकता, इस बात को आपको भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें मैं फिर वही बात कहूँगा, जो मूल बात, जो हमारी न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था का प्राण है, उसको त्याग कर आप बात नहीं कर सकते। और उसके लिए सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार है और यह जन्म सिद्ध अधिकार है। व्यक्ति योग्य हो अयोग्य हो, वह बहुत तेज तर्रार हो, वह सामान्य बुद्धि का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह स्थितियां, यह बदलाव, यह निरंतर होने वाले बदलाव तो होते रहेंगे, लेकिन किसी आदमी को बुद्धिमान होने से या किसी आदमी को कम बुद्धिमान होने से कोई फर्क नहीं पड़ सकता। किसी का भी मूलभूत अधिकार वह समान है, समान होना चाहिए, हमेशा समान रहना चाहिए। और उस स्थिति में हर व्यक्ति स्वाभिमान के साथ जीवन जी सके। इसलिए मैं कहूँगा कि अमीरी रेखा बननी ही चाहिए, अर्थात औसत संपत्ति अधिकार को सबका न्यायपूर्ण अधिकार मानना ही पड़ेगा। वह फिर चाहे दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी कोने में, किसी भी वातावरण में किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में क्यों न पैदा हुआ हो, और उसमें चाहे जो बदलाव आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर परस्पर विश्वास है तो फिर किसी को भी किसी पर संदेह करने की संभावनाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। इसलिए वह परायापन खत्म हो, इसके लिए आवश्यक है कि औसत संपत्ति अधिकार हर नागरिक का, हर व्यक्ति का, हर देश के हर व्यक्ति का वो समान होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में चला जाए, उसे सहज रूप से वहाँ अपनापन मिले और वह चाहे जहाँ घूम सके। कुछ लोगों के अति संपन्न हो जाने से अगर घूमने की रुचि में वृद्धि होती है तो इससे जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनकी कौन देखेगा, कौन सुनेगा। कुछ लोग जहां चाहे वहां घूमे, दूसरे लोक तक पहुंच जाए। आजकल चांद तक और मंगल तक जाने की बातें हो रही हैं, और दूसरे लोग धरती पर रहने वाले लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। यह मानवीय नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा औसत संपत्ति अधिकार यह सारी समस्याओं का समाधान है, और औसत से अधिक संपत्ति का स्वामित्व किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। इसलिए यह पूंजीवाद, यह
मानवता के विरुद्ध षड्यंत्र है और भारतीय संविधान भी उसी आधार पर बना हुआ है। इसमें जो जिस भी एंगल से, जिस भी दृष्टिकोण से बहस करना चाहे, संवाद करना चाहे, विचार विमर्श करना चाहे, तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूं। मैं कहीं पर भी तर्क से नहीं भाग रहा हूं, यथार्थ से नहीं भाग रहा हूं, झूठ का सहारा मैं कतई नहीं लूंगा। और सारी स्थिति स्पष्ट होने के बाद आपको उस पर भी विश्वास करना चाहिए। मैं सभी विद्वानों को इसमें शामिल करता हूं और एक बार फिर वही बात कहता हूं कि अगर आप पूरी दुनिया को जय जगत की भावना से देखते हैं तो आपको उस दृष्टि से भी औसत संपत्ति अधिकार को हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध मूलभूत अधिकार मानना चाहिए और उसके आधार पर केवल औसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा कोई भी कर लगाने की आवश्यकता न तो आज है न भविष्य में कभी होगी और यह स्थायी अधिकार के रूप में पूरी दुनिया में मान्य किया जा सकता है। मैंने अपनी दृष्टि से उसका पूरा परीक्षण किया है और वही बात मैं खुद अनुभव करने के बाद आपसे भी उसे अनुभव करने का निवेदन करता हूं। और मैंने जैसा पहले भी कई बार कहा है, उसी के अनुसार समाज को एक बजट बनाना चाहिए। और मैं फिर इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि घाटे का बजट कभी भी बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। और घाटे का बजट बनाना वो अपने साथ और मानव के साथ, मानव मात्र के साथ खिलवाड़ करना होगा। इसलिए घाटे का बजट बनाने की जो बात करते हैं वे बकवास करते हैं, वे झूठ बोलते हैं, वो मक्कारी करते हैं। समाज में गरीबी और अमीरी की खाई को पाटने की बजाय और चौड़ा करना चाहते हैं, तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? मैं सोचता हूं यह किसी भी दृष्टि से स्वीकार करने योग्य बात नहीं है। लेकिन औसत संपत्ति अधिकार से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाने पर भारी लाभ का बजट बनेगा और लाभ का, शुद्ध लाभ का वितरण पूरे समाज में बिना किसी भेदभाव के निरंतर करते रहने पर समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसके प्रति पूरी श्रद्धा विश्वास रखेगा। वह उसे धोखा देने की कल्पना भी नहीं कर सकता। और धोखा देने से, असत्य से, झूठ से अगर आप समाज की स्थायी रक्षा करना चाहते हैं तो उसका भी वही मार्ग है। इसलिए बंधुओं, बहुत से नाम आते हैं, एक से एक महापुरुषों के नाम आते हैं, लेकिन जब सारी बातों को क्रियान्वित करने की बात आती है तो औसत संपत्ति अधिकार के अतिरिक्त मुझे अभी तक इससे बढ़िया मार्ग नहीं मिला है। लेकिन मैं इस बात का कोई घमंड नहीं करता और अगर आपके पास है तो वह भी समाज में सबके विचार के लिए आना चाहिए। गोपनीयता के आधार पर कोई भी व्यवस्था वह समाज के साथ धोखा होती है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो बंधुओं, मैं अपनी बात इसी निष्कर्ष के साथ समाप्त करना चाहता हूं कि औसत से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगना चाहिए, क्योंकि औसत से अधिक संपत्ति रखने वाला हर व्यक्ति समाज का कर्जदार होता है और समाज को उसका वह हिस्सा मिलते रहना चाहिए और वह पूरे समाज में उसका न्यायपूर्ण वितरण हो। तो इससे सारी व्यवस्था बहुत सुंदर होगी और उसमें मनुष्य मात्र ही नहीं बल्कि धरती के सभी जीव आनंद के साथ रह सकेंगे, सुख के साथ रह सकेंगे और प्रकृति भी उसे वरदान के रूप में सारे पुरस्कार सहज रूप से प्रदान करती रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं आज की यह वार्ता समाप्त करता हूँ।